हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे सामने किनेमेटिक्स का ये जो सवाल है ये बहुत अच्छे लेवल का है, जेई लेवल का सवाल है ना। अक्सर ये कहा जाता है कि नीट का पेपर बहुत आसान होता है, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, है ना। ऐसा हमेशा नहीं होता है। नीट में भी बहुत अच्छे लेवल के सवाल आते हैं, बहुत अच्छी फिजिक्स होती है उनमें, है ना। मैंने देखा है कि काफ़ी स्टैंडर्ड बुक से भी सवाल लिए गए हैं और इनफैक्ट जेई एडवांस्ड के जो पहले के सवाल हैं वो भी नीट में आ जाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एसेंशियल मैथ स्किल्स डेवलप करनी है और अपना फिजिक्स का इंट्यूशन लेवल को भी बढ़ाना है ना। आपको बहुत ज़्यादा मैथ स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, कुछ एसेंशियल मैथ स्किल्स होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर मैथ स्किल्स नहीं होगी तो एक आसान सा सवाल भी आपको बहुत टफ लगेगा, आपकी एनालिटिकल पावर बहुत कम होगी, आप उसका एनालिसिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके, और फिजिक्स का इंट्यूशन लेवल कैसे अच्छा होगा, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होगी, है ना। जब आप फिजिक्स को डिस्कस करोगे, जब आप उसको इमेजिन करोगे, है ना, और जो आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप होता जा रहा है, जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे हो, आपके अंदर एक एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ेगा, है ना। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। नीट के पेपर को आसान समझ के आप ये मत सोचना कभी कि ये चीज़ें आपको डेवलप नहीं करनी है, ये बिल्कुल डेवलप करनी है। और नीट और जेई कुछ नहीं होता, दोनों फिजिक्स है, फिजिक्स इसमें भी है ना, और बहुत अच्छे लेवल पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये नीट 2015 का है ना। ए शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक शिप है जो कि वेस्ट दिशा में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, है ना। और 100 किलोमीटर की दूरी पे साउथ की दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी पे एक और शिप रखा हुआ है ना। वो कहाँ पे जा रहा है, वो नॉर्थ की दिशा में जा रहा है विद द सेम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। यानी एक शिप तो वेस्ट की दिशा में जा रहा है और एक नॉर्थ की दिशा में जा रहा है। आपको क्या पता लगाना है कि कितने टाइम के बाद, है ना, दोनों शिप मूव कर रहे हैं, है ना। तो कितने टाइम के बाद वो पोजीशन आएगी जब दोनों के बीच में सबसे कम डिस्टेंस होगा, है ना। इसको आप कहते हो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। सबसे पास वो कब आएंगे वो टाइम आपको निकालना है ना। इस प्रॉब्लम में दो चीज़ें मूव कर रही हैं और ऐसी चीज़ को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है ना। इसलिए पहले हम कुछ मैथ स्किल्स डेवलप करेंगे और फिर इस प्रॉब्लम को ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। ये प्रॉब्लम है कि दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स सबसे पास कब आएंगे वो वाला डिस्टेंस निकालना और कितने टाइम में आएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं इस प्रॉब्लम में, ठीक है। ओके, हाउ टू सॉल्व। इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, एक तरीका तो ये है कि आप सिर्फ अपने दिमाग से काम कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे कि क्या कहेंगे इसको, प्योर इंट्यूशन, है ना। सपोज कीजिए कि आपने ये सवाल किसी ऐसे व्यक्ति से पूछा जिसको कोई मैथ नहीं आती, है ना। तो क्या होगा, ये जो सवाल है ये बहुत काफ़ी कठिन बन जाएगा, है ना। दो मूविंग चीज़ को इमेजिन कर पाना और उनके बीच में क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालना, ये प्रॉब्लम अपने आप में एक पहेली बन जाएगा, ठीक है। तो अगर बिना मैथ के आप इसको करते हो तो ये सवाल फिर एक पहेली की तरह बन जाएगा, ठीक। ओके, दूसरा तरीका है वेक्टर। वेक्टर से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, यूजिंग वेक्टर्स, ठीक है ना। ओके, तीसरा जो मेथड है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा से भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक फिगर बनेगा जिससे ये सॉल्व होगा, ठीक है। और फाइनली आप इसको कैलकुलस से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे आप देखो, ये जो सॉल्यूशन के जो अलग अलग तरीके हैं, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे इंसान का रोल कम होता जाएगा और मैथ का रोल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो मैथ का रोल बिल्कुल नहीं था, तो फिर ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ हमको सॉल्व करने का एक तरीका देती है ना। इसलिए हमको मैथ स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसी प्रॉब्लम्स को जिसको आपका माइंड ट्रैक नहीं कर पाता है, तो मैथमेटिकल मॉडल से हम उसको एनालाइज कर पाते हैं, ठीक है ना। अलजेब्रा का भी मेथड बहुत अच्छा है। और कैलकुलस तो क्या होता है कि
कैलकुलस तो इतनी पावरफुल मैथ है कि वो इस पूरे चीज़ को एनालाइज करके और आंसर निकाल के आपको दे देगी, है ना। ये मैथ ही ऐसी है कि इसके अंदर सारी इंट्यूशन इसने अपने अंदर समाहित कर रखी है। कुछ लोग क्या होता है कि कैलकुलस को अप्लाई करके कई बार हम ये सोचते हैं कि बहुत कमाल की चीज़ कर दी, है ना। कमाल की चीज़ आपने नहीं, वो कैलकुलस ने की है ना। वो मैथ ही इस तरह की है कि उसने सारी इंट्यूशन अपने अंदर ले रखी है, आपने सिर्फ उसको डिप्लॉय किया है। जैसे ही आपने कैलकुलस की अप्रोच से किया, सारा काम वो कैलकुलस की मशीन कर देती है और मैजिकल तरीके से आंसर निकाल के आपको दे देती है ना। इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलस वाला अप्रोच यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे इंसान का रोल बहुत कम है और मैथ का रोल ज़्यादा है, ठीक है ना। वैसे भी देखो, ये दोनों जो मेथड्स हैं वो जेई के स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल हैं, आपके लिए सूटेबल नहीं है ना। हमारे लिए जो सबसे इंट्यूटिव तरीका है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है, वो क्या है? ये वेक्टर वाला अप्रोच है ना। इसमें इंट्यूशन भी है और थोड़ा मैथ भी है, ठीक है। तो ये अप्रोच हमको डेवलप करना है, इसको हम डिस्कस करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अक्सर एग्जामिनेशन में हमको डायरेक्शन सेट करना होता है ना। तो आइए देखते हैं एग्जामिनेशन हॉल में आसानी से हम डायरेक्शन कैसे सेट कर सकते हैं, है ना। ओके, सपोज कीजिए ये एग्ज़ाम में ये आपकी टेबल है और आप इस तरीके से बैठे हुए हो, है ना। आपके सामने आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है ना, ये आपके सामने की डायरेक्शन है। आप बैठे हुए हो, आपके सामने जो डायरेक्शन है उसको आपने क्या कहा कि ये है ईस्ट, ठीक है ना। अब आपका जो लेफ्ट हैंड है वो किधर है? इधर होगा। राइट हैंड किधर होगा? इधर होगा, है ना। राइट हैंड आपका इधर होगा, ठीक है। आर के बाद कौन सा लेटर आता है? एस आता है ना, ठीक है। तो आर के बाद एस लेटर आता है, इसलिए साउथ की डायरेक्शन इधर हो गई, है ना। तो याद करना ये आसान हो गया कि जहाँ पे आपका राइट हैंड है वहाँ पे क्या आ जाएगा? साउथ हो जाएगा। अगर जहाँ आप बैठे हो आपके सामने की साइड को आपने ईस्ट मान लिया और आपकी जो राइट हैंड में कौन सी साइड हो जाएगी? आर के बाद एस आता है, यानी साउथ हो जाएगा। अब जैसे ही आपने ये दो डायरेक्शन सेट कर ली, बाकी की दो डायरेक्शन भी सेट हो जाएंगी। ईस्ट के अपोजिट वेस्ट हो जाएगा और साउथ के अपोजिट नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने डायरेक्शन सेट कर ली, ठीक है ना। यहाँ पे इस बात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्चुअल में ईस्ट इधर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ ये देखना है कि रिलेटिव ओरिएंटेशन देखना है, इन डायरेक्शन का रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या है, यानी कि ईस्ट के राइट में साउथ पड़ेगा या लेफ्ट में साउथ पड़ेगा, ये देखना होता है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ ये रिलेटिव ओरिएंटेशन सेट करना होता है, ठीक है ना। सपोज कीजिए, यानी ये डायरेक्शन क्या बन गई हमारी? अगर सामने ईस्ट है तो राइट में साउथ हो जाएगा और नॉर्थ इधर हो जाएगा और वेस्ट इधर हो जाएगा, है ना। आप सपोज कीजिए कि एग्जाम में आपकी टेबल इधर रखी हुई थी, ठीक है, और आप इस तरीके से बैठे हुए हो यहाँ पे, है ना। इस तरीके से आप बैठे हो, ये आपके सामने की दिशा है, सामने आपको ये डायरेक्शन दिखाई दे रही है ना। तो जो आपके सामने की डायरेक्शन है उसको आपने क्या मान लिया? ये ईस्ट है, ठीक है ना। अब आपकी जो लेफ्ट हैंड पे एक तरफ लेफ्ट हैंड होगा, एक तरफ राइट हैंड होगा। इधर लेफ्ट होगा, ऊपर की तरफ राइट होगा, ये आपका राइट हैंड होगा इधर। तो आर के बाद क्या आता है? एस आता है, यानी साउथ किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। राइट हैंड की तरफ साउथ हो जाएगा, ठीक है। अब साउथ के अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा और ईस्ट के अपोजिट क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। तो इसका जो रिलेटिव ओरिएंटेशन है ये बिल्कुल वही है जो अभी हमने निकाला था। अगर अभी आपने जो डायरेक्शन सेट की थी इसको आप टर्न करके देखो, है ना। इसको थोड़ा सा रोटेट करके देखो आप, ठीक है ना। ये 90 डिग्री पे आप इसको रोटेट करोगे तो क्या होगा? ई इधर आ जाएगा, है ना। तो ई देखो आप, ई इधर आ गया, है ना। ई रोटेट होके इधर आ गया और नॉर्थ इधर था तो वो रोटेट होके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। नॉर्थ इधर आ गया, वेस्ट नीचे था, ये ऊपर इधर आ जाएगा और साउथ इधर था, ये रोटेट होके ऊपर आ जाएगा, तो इधर साउथ आ गया। तो आपने देखो ये जो रोटेट करके जो डायरेक्शन सेट हुई ये बिल्कुल वही है ना। यानी इन दोनों का जो रिलेटिव ओरिएंटेशन था बिल्कुल सेम था और आपको यही निकालना होता है, ठीक है ना। एग्जैक्टली उस दिशा में डायरेक्शन है या नहीं इससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये रिलेटिव ओरिएंटेशन सही तरीके से सेट करना होता है, ठीक है। तो आपने ऐसे किया या ऐसे किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ रिलेटिव ओरिएंटेशन हमको चेक करना है, ठीक है ना। रिलेटिव ओरिएंटेशन कैसे चेक करना है?
आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ बैठे हो उसके सामने की साइड कौन सी हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी, है ना। जहाँ भी आप बैठे हो सामने की साइड आपकी कौन सी हो जाएगी, सामने की तरफ आप देख रहे हो, है ना। जहाँ पे आपकी आंखें देख रही हैं सामने, वो आपका ईस्ट हो गया। और आपका जो राइट हैंड है ना, क्योंकि आर के जस्ट बाद कौन सा लेटर आता है, एस आता है, यानी आपका जहाँ राइट हैंड है वहाँ पे साउथ हो जाएगा। दो डायरेक्शन सेट हो गई तो बाकी की दो डायरेक्शन भी इनके हिसाब से सेट हो जाएंगी। साउथ इधर है तो नॉर्थ इधर हो जाएगा, और ईस्ट ऊपर है तो वेस्ट नीचे हो जाएगा। कहीं भी इसको घुमा के रख सकते हो आप, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन सेट कर सकते हो और डायरेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ओके, ठीक। इस प्रॉब्लम में दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं, है ना, और दो चलती हुई चीज़ों को एक साथ ट्रैक कर पाना, उनके मोशन को एनालाइज करना, ये बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट को रोकना है और उसके हिसाब से दूसरी चीज़ कैसे चलती हुई दिखाई दे रही है, इस चीज़ की स्टडी करनी है ना। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि बी को रोकना है और बी के हिसाब से ए का मोशन कैसे हो रहा है, इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, है ना। तो फिर ये इसको अप्रोच करना सिंपल हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं और इसके अंदर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों कब सबसे पास आ जाएंगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर सॉल्व करना, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बी को रोक करके बी के हिसाब से ए का मोशन कैसे हो रहा है ये देखते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि, है ना, ये शिप ए है ना, और ये 100 किलोमीटर दूर एक शिप बी है, ठीक है। ओके, आपको क्या दे रखा है कि जो शिप ए है वो वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे, है ना, वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इसका जो मोशन है वी ए वेक्टर वो कैसे है, वेस्टवर्ड की तरफ है, नीचे की तरफ ये जा रहा है, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है कि जो शिप बी है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थवर्ड्स, है ना, यानी शिप बी जो है कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वी बी वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों शिप का मोशन हो रहा है कि ए शिप तो वेस्टवर्ड जा रहा है और बी नॉर्थवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें चल रही हैं और इसको एनालाइज कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे कि बी को रोक देते हैं और बी के हिसाब से ए का मोशन कैसे हो रहा है उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके, ये चीज़ कैसे करना है, यानी हमको बी के नज़रिए से देखना है मोशन, है ना। अब बी को खुद अपना मोशन तो कैसा लग रहा है कि वो खुद तो रेस्ट पे है ना, उसको ऐसा लग रहा है कि वो खुद तो रेस्ट पे है ना। इस चीज़ को आप देख सकते हो मैथमेटिकली कि मोशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी खुद के हिसाब से उसको खुद का मोशन कैसे दिख रहा है। तो आप कैसे निकालोगे इसे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी वी बी वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर, ये तो क्या आ गया, 0 आ गया, यानी खुद तो वो रेस्ट पे हो गया, है ना, आपने बी को रेस्ट पे कर दिया है, ठीक है ना। अब ये देखते हैं कि बी को ए का मोशन कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो कैसे आप निकालोगे, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये है वो चीज़, इसके अंदर वो सारी जानकारी है ना। इस वेक्टर के अंदर वो सब कुछ है, स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है, यानी बी को ए का मोशन इस वेक्टर के हिसाब से दिखाई दे रहा है ना। इसका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा इतनी स्पीड दिखाई दे रही है बी को, है ना। बी को ए का मोशन इतनी स्पीड से आता हुआ दिखाई दे रहा है ना। इसका जो मैग्नीट्यूड आप निकालोगे कितना आएगा, वी ए बी, है ना। और किस दिशा में ये आ रहा है, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी उस दिशा में बी को लग रहा है कि ए उस दिशा से आ रहा है, ठीक है। तो इस वेक्टर से हमको वो सारी जानकारी मिल जाएगी कि ए का मोशन बी के हिसाब से कैसे हो रहा है, ठीक है ना। अब इस वेक्टर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये वेक्टर कैसे कैलकुलेट होता है, वी ए बी वैक्टर होता है वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर, ठीक है ना। यानी आप देखो इसको कैसे फील करें इस चीज़ को, यानी बी ने क्या किया, अपनी वेलोसिटी माइनस कर दी, अपनी वेलोसिटी तो उसने माइनस कर दी, अब जो चीज़ बची वो बी को लग रहा है कि ये है ए की वेलोसिटी, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसका मतलब समझ सकते हैं कि क्या है ये, ठीक है। यानी इन दोनों वेक्टर का आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है ना। तो आपके पास ये वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं कि सब्ट्रैक्शन को एडिशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। वी ए वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, फिर आपने लिख दिया प्लस, है ना। सब्ट्रैक्शन को
एडिशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया और ये आ जाएगा ब्रैकेट में माइनस वी बी वैक्टर, ठीक है ना। तो जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन था उसको आपने वेक्टर एडिशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वी ए वैक्टर प्लस रिवर्स ऑफ वी बी वैक्टर, यानी वी बी वैक्टर को उल्टा करके आप यहाँ रख दोगे और फिर दोनों वैक्टर का सम कर लोगे तो आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो वी बी वैक्टर को निकालते हैं, ये क्या है ना। आप देखो हमको क्वेश्चन में दे रखा था कि जो शिप बी है वो किस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ की दिशा में जा रहा है ना। ये वी बी वैक्टर था, ठीक है ना। इसकी मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये नॉर्थवर्ड्स जा रहा है ना। अब मुझे इसका रिवर्स चाहिए, माइनस वी बी वैक्टर चाहिए। तो माइनस वी बी वैक्टर कितना हो जाएगा, इस वैक्टर की डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ये कौन सा वेक्टर हो गया, माइनस वी बी वैक्टर, ठीक है ना। ये हो गया आपका माइनस वी बी वैक्टर, यानी इस दिशा में ये इस वेक्टर की वैल्यू भी इतनी हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर और ये इस दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। ओके, वी ए वैक्टर क्या था, वी ए वैक्टर आपको मालूम है कि वो वेस्ट की दिशा में ऐसे जा रहा है, ये वी ए वैक्टर है ना। अब आपको इस वेक्टर में क्या करना है, सम करना है इसका, इस वेक्टर को ऐड करना है। ये वेक्टर कितना निकाल लिया आपने, इस वेक्टर को रिवर्स करके आपने ये वेक्टर निकाल लिया था, तो इस वेक्टर को हम उठा करके इसकी टेल पे रख देंगे, है ना। यहाँ से आपने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया तो क्या आ जाएगा, ये वेक्टर आ जाएगा माइनस वी बी वैक्टर, ठीक है ना। तो ये वेक्टर सम हो गया दोनों वेक्टर्स का, है ना। ज्योमेट्रिकल तरीके से आप इसका सम करोगे, है ना। तो अब इनका सम क्या हो जाएगा, है ना। ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है इन दोनों वेक्टर से, है ना, इसको ऐसे पूरा करके अब आप इन दोनों का सम निकाल सकते हो। ये जो डायगोनल है, ये वाला जो वेक्टर बना, ये है ये वाला वेक्टर, दिस वेक्टर इज कॉल्ड वी ए बी वेक्टर, ठीक है ना। इन दोनों का सम यानी वी ए बी वेक्टर आ गया आपके पास, ये इन दोनों का सम है, ठीक है ना। इन दोनों का सम कौन सा वेक्टर है, वी ए बी वेक्टर, यानी आपके पास आ गया वी ए बी वेक्टर आ गया। अब ये जो वेक्टर किस दिशा में पॉइंट कर रहा है, ये तो इसकी डायरेक्शन हो गई और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा या इसकी वैल्यू कितनी होगी, वो आपको निकालना है ना। अब आप देखो, ठीक है, कैसे निकालेंगे। वी ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा था आपको, 10 दे रखा है ना। और वी बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है। देखो एक चीज़ जो मैंने पहले भी अपने वेक्टर वाले वीडियो में बोली थी कि माइनस जो वैल्यू होती है वो कभी माइनस में नहीं होती, वैल्यू हमेशा प्लस में होती है, ठीक है ना। ये जो साइन है आपका, ये सिर्फ ये बता रहा है, इसकी डायरेक्शन को बता रहा है, यानी साइन की वजह से तो सिर्फ ये डायरेक्शन रिवर्स हुई है। ये जो डायरेक्शन थी तो ये माइनस साइन ये बता रहा है कि वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, लेकिन उसकी वैल्यू पहले भी 10 थी और आज भी 10 रहेगी। इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं, ठीक है ना। वैल्यू हमेशा प्लस रहेगी, अगर ये चीज़ आप समझ गए तो वेक्टर में गलती नहीं होगी। यहाँ पे इसका मतलब -10 नहीं है, ठीक है ना। माइनस का मतलब सिर्फ ये था, उसका इफेक्ट आपने इसमें इंक्लूड कर लिया इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करके, है ना। इसकी वैल्यू अभी भी 10 ही रहेगी, वैल्यू हमेशा प्लस होती है, ठीक है। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये क्या बन रहा है, क्योंकि दोनों साइड सेम है ना। तो ये क्या बन रहा है, बेसिकली स्क्वायर हो गया ना ये। तो इसकी जो ये जो डायगोनल है, ये वाली जो आपने वेक्टर निकाला, ये डायगोनल कितनी हो जाएगी। बहुत से लोगों को तो पहले से मालूम है क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी, वो क्या कितनी होगी, 10√2, ठीक है ना। क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको कैलकुलेट करते हो और ऐसा कई बार आप कर चुके हो, इसलिए आपको मालूम है कि जो डायगोनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10√2 हो जाएगी, है ना। आप इसको निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, कितना आ जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, ये 2 बार ऐड हो रहा है यानी 2 टाइम्स 10 स्क्वायर, ठीक है ना। अब जब आप इस पे से रूट हटेगा तो 2 पे रूट आ गया, √2 और 10 स्क्वायर पे से रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 10, यानी 10√2, है ना। तो ये आपने, है ना, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो इसे, और आपको पता भी है ना। यानी आपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, है ना, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, वी ए बी वेक्टर की आपने वैल्यू निकाल ली। ये वैल्यू कितनी आ गई, है ना। तो वी ए बी की वैल्यू आपने निकाल ली, इस वेक्टर की वैल्यू है
वी ए बी की वैल्यू आ गई 10√2 है ना, किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड दिखाई दे रही है बी को, यानी बी को ए इतनी स्पीड से आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि बी को इतनी स्पीड से आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आप इसका पूरा डायग्राम बना लेते हैं। ओके, डायरेक्शन किस तरफ होगी इसकी, आप देखो दो, ये 10 वेक्टर था, ये 10 था, है ना, और ये आपका वेक्टर था, है ना, ये था आपका वी ए बी वेक्टर, है ना। अभी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आपको मालूम है कि ये जो डायरेक्शन होती है ये बीचों बीच में से जाता है, तो ये जो, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो बीचों बीच में से जाएगा तो ये कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री, है ना। अब आपको डायरेक्शन भी पता चल गई कि यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री के एंगल पे शिप ए जा रहा है, ऐसा बी को लग रहा है ना, और उसकी वैल्यू भी आपने निकाल ली, यानी आपने दोनों चीज निकाल ली, ठीक है ना। यानी इस पूरी डायग्राम को बना लेते हैं, है ना। बी को आपने यहां पे रोक दिया था, ठीक है। अब बी को ए का मोशन कैसे दिखाई दे रहा है ना। ए ओरिजिनली तो इस डायरेक्शन में जा रहा था नीचे की तरफ, लेकिन बी को कैसा दिखाई दे रहा है ना। ओरिजिनली तो ए इस दिशा में जा रहा था, बी को आपने रोक दिया। अब ए आपको कैसा दिखाई दे रहा है, बी को इस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना। और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री, ठीक है ना। तो बी को दिख रहा है कि ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, और कितनी स्पीड से जा रहा है, या आपने इसकी वैल्यू निकाली थी यहां पे, ये जो डायगोनल है इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी 10√2, यानी बी को ये दिखाई दे रहा है कि ए जो शिप है वो 10√2 स्पीड से इस दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। ये है वो डायग्राम। तो ये पूरी ज्योमेट्री आपने बना ली। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, है ना, कि जो मैथ है आपकी, उसने आपको एक इस प्रॉब्लम को एनालाइज करने का एक तरीका दे दिया। अदरवाइज इसको सॉल्व कर पाना बहुत ही मुश्किल होता। तो जो मैथ है ना, वो हमको एक तरीका देती है, आपको आपके माइंड को हायर लेवल पे ले जाती है बहुत ही इजीली, क्योंकि सारा काम तो यहाँ पे मैथ ने कर लिया है, ठीक है ना। यही काम है मैथ का, ठीक है। तो मैथ ने हमको ये बताया कि जो ए है, बी को कैसा लग रहा है कि इस दिशा में जा रहा है, 10√2 उससे जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको, है ना, जो वी ए बी वैक्टर हमको निकालना था, इसके बारे में हमको दोनों जानकारी मिल गई कि ये इसकी दिशा भी हमको मालूम चल गई कि 45 डिग्री एंगल बना करके इस दिशा में जा रहा है, और इसकी जो वैल्यू है वो भी आपने निकाल ली, कितनी है 10√2, ठीक है ना। अब आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना। अब आप इस प्रॉब्लम को ट्राई करो और ये देखो कि जो शिप ए है वो बी से सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस में कब आएगा, है ना। अभी भी एक ज्योमेट्रिकल आइडिया है ना, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आप इस प्रॉब्लम को ट्राई करो, है ना, देन आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, आइए अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेवलप करते हैं, है ना। तो ये सिचुएशन है, बी को क्या लग रहा है कि ए इस दिशा से जा रहा है ना, कितनी स्पीड से जा रहा है 10√2 की स्पीड से जा रहा है ना, और कितने एंगल पे जा रहा है 45 डिग्री से, इस तरीके से वो 10√2 की स्पीड से जाता हुआ बी को दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि वो कौन सा पॉइंट आएगा, बी तो रुका हुआ है यहाँ पे, है ना, और ए इस लाइन पे चलता जा रहा है, ठीक है। आपको वो पॉइंट बताना है कि जब ए और बी के बीच में सबसे कम डिस्टेंस आ जाएगा, बिल्कुल जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, वो कौन से पॉइंट पे आएगा इस मोशन के दौरान, है ना। तो आई गिव यू अ कपल ऑफ सेकेंड, गिव अ थॉट एंड फाइंड आउट इट, है ना। ज्योमेट्री से ये आइडिया आएगा, ठीक है। ओके, आई होप यू फाइंड दैट पॉइंट, है ना। वो पॉइंट कौन सा होता है, ठीक है ना। दैट पॉइंट इज द, if you drop a perpendicular from the point B, है ना, B से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो इस लाइन पे, और सपोज कि ये पॉइंट आ जाता है P, ये जो डिस्टेंस है ये सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, है ना, ठीक है। अगर आप किसी कंप्यूटर से या बिल्कुल मैथमेटिकल अप्रोच से इसको करना है तो वो कैसे होगा
सपोज कीजिए कि ये डिस्टेंस सबसे शॉर्ट ना हो करके ये डिस्टेंस सबसे शॉर्ट है, सपोज कीजिए, है ना। अब आपने सोचा कि जब ये डिस्टेंस सबसे शॉर्ट है तो इसका जैसा तो एक और यहाँ पे दिख रहा है ना, जो इस बिल्कुल इसके जैसा है, ये डिस्टेंस दोनों बराबर है। जबकि जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा वो तो बिल्कुल यूनिक होगा, उसके जैसा सिर्फ वही होगा, है ना। तो धीरे धीरे आपने क्या किया कि इस पॉइंट को थोड़ा पास लेके आते हैं, है ना। अब इसके जैसा डिस्टेंस इधर मिल रहा है आपको, यानी अभी भी यूनिक नहीं है। इस प्रोसेस को आप धीरे धीरे करते जाओगे तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, यानी बिल्कुल जो डायरेक्टली जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रही है ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि इसके जैसा दूसरा डिस्टेंस नहीं आएगा, ये यूनिक है और सिर्फ एक है, यहाँ से ये यूनिक डिस्टेंस है, ठीक है ना। हमको अपनी इंट्यूशन से पता है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, लेकिन जो एक तरीका होता है ना मैथमेटिकल उस आंसर पे पहुंचने का, वो ये मैंने आपको अप्रोच बताया था, ठीक है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ए और बी के बीच में। जब ए यहाँ से चलता हुआ पॉइंट पी पे आ जाएगा तो ये सबसे क्लोज आ जाएंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि कितनी देर बाद ऐसा होगा, यानी अगर जो बी तो रुका हुआ है ना, शिप ए जब चलता हुआ यहाँ से चलता हुआ पी पे आ जाएगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। यानी शिप ए को यहाँ से चल के पी में आने में कितना टाइम लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, यानी आपको क्या करना है, वो टाइम निकालना है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, कितने टाइम में ए यहाँ से चलता हुआ इधर आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, ए पी, ए से लेके पी तक। तो आपने लिखा देखो पहले इसको ऐसे लिखते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, ए से लेके पी तक। कौन कवर कर रहा है, ए कर रहा है ना। अब यहाँ पे ए की स्पीड कौन सी रखनी है, क्वेश्चन में ए की जो शिप की स्पीड 10 दे रखी थी, 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसको यहाँ पे नहीं रखना है। यहाँ पे कौन सी स्पीड आएगी, जो बी को दिखाई दे रहा है ना। बी को दिखाई दे रहा है कि वो ए इधर से जा रहा है और कितनी स्पीड से जा रहा था, है ना। ये आपको मालूम है कितनी स्पीड से जा रहा था, 10√2 से जा रहा था। तो इस स्पीड को रखना है यहाँ पे, ये है मेन चीज। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो आपका ये टाइम आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब ये जो डिस्टेंस है ये आप कैसे निकालोगे, ये हम ट्रिग्नोमेट्री से निकालेंगे, ठीक है ना। ये चीज ज्योमेट्री है ना। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये बी है, ये पी है आपका और ये ए है, ठीक है ना। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। अब आपको ए और बी के बीच में जो स्टार्टिंग में कितना डिस्टेंस था, 100 किलोमीटर, ठीक है ना। ए ने जब चलना स्टार्ट किया था उस वक्त जब इनिशियल में डिस्टेंस कितना था दोनों के बीच में, 100 किलोमीटर, ये क्वेश्चन में दे रखा है ना। अब आपको ये कौन सा डिस्टेंस निकालना है, ए से लेके पी तक निकालना है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री से क्या आ जाएगा, ये कौन सा है, इस एंगल के नीचे रखा हुआ है, यानी ये बेस है। बेस को आप कैसे निकालते हो, ए पी की वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू cos 45 डिग्री। तो आपने ये ए पी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। अब आपको टाइम निकालना है, ठीक है ना। तो टाइम क्या आ गया, ए पी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द स्पीड, ठीक है। तो अब टाइम निकाल लेते हैं, है ना। अब आप टाइम निकाल सकते हो उसका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ए पी डिवाइडेड बाय कितनी स्पीड से डिवाइड करेंगे, 10√2 से डिवाइड करेंगे। ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि 10√2 से डिवाइड होगा ये। ए पी की वैल्यू कितनी है, 100 cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 10√2, ठीक है ना। अब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। आप कर सकते हो इसको इजीली कैलकुलेट, है ना। ओके, कितना आ जाएगा, आप देखो 100 10 से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 10 बचेगा, नीचे एक √2 है और cos 45 डिग्री का एक और √2 आ जाएगा नीचे, 1/√2। तो ये क्या आ जाएगा, 10/√2 इंटू √2 यानी 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 5। ये क्या आ गया आपका, टाइम आ गया, है ना, 5 आवर्स। किलोमीटर पर आवर में दे रखा था ना, तो हर चीज़ ये आवर में आ गई, यानी 5 आवर्स। 5 आवर के बाद शिप ए इस पॉइंट पे पी पर पहुंच जाएगा और ये इस पॉइंट पी पे पहुंचते ही
कौन सी सिचुएशन हो जाएगी, जब ए और बी सबसे क्लोज डिस्टेंस में आ जाएंगे, ठीक है ना। ओके, एक और चीज़ निकाल लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होता है कि ये जो क्लोज डिस्टेंस है इसकी क्या वैल्यू होती है ना, कभी ये भी आ सकता है कि ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है इसकी वैल्यू क्या है इस डिस्टेंस की, है ना। तो उसको भी आप कैसे निकालोगे, ट्रिग्नोमेट्री से निकालेंगे, है ना। ये डायग्राम है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है, ये बी है आपका और ये पी है। तो ये है वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ये आपका एंगल 45 डिग्री है, ये आपका 100 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आपको निकालना है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, बीपी। बीपी की वैल्यू क्या होगी, अब की बार क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 100 इंटू साइन 45 डिग्री। तो ये आ गया आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया, लेकिन ये भी हमको निकालना आना चाहिए और कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया क्लोजेस्ट डिस्टेंस, 100 इंटू साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। अब नीचे रूट रखना नहीं रखा जाता है, तो इसलिए क्या करना होता है कि ऊपर नीचे आप इसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो कैंसिल आउट होके 1 हो जाता है, लेकिन क्या होगा इससे कि रूट नीचे से हट जाएगा। अब नीचे से रूट हट गया तो कितना हो जाएगा 100 √2 इंटू √2, नीचे 2 आ गया और √2 एक ऊपर चला गया, तो 100 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 50√2, ठीक है ना। तो ये आपने आंसर निकाल लिया, ये होगा वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस, यानी बीपी की वैल्यू कितनी आ गई 50√2, ठीक है ना। दोनों तरह के आपने आंसर निकाल लिए, ठीक है। ये टाइम पूछा गया था, ये आपने निकाल लिया है ना। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 आवर्स, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने वेक्टर्स का इस्तेमाल किया, फिर हमने ज्योमेट्रिकल आइडिया का इस्तेमाल किया और फिर ट्रिग्नोमेट्री से लास्ट में आंसर निकाल लिया, ठीक है। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस, है ना। ये सारे कंसेप्ट, ये क्वेश्चन जो आया है, ठीक है ना, इसके अंदर जो टेक्निक्स हमने डेवलप किए हैं वो आपको कई जगह काम आएंगी, है ना। तो ये है इसकी लर्निंग वैल्यू इस क्वेश्चन की, कि हमने वेक्टर्स के बारे में कुछ सीखा, ट्रिग्नोमेट्री सीखा और कुछ ज्योमेट्रिकल आइडिया के बारे में सीखा, ठीक है ना। वो हमको और प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, है ना।